एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता है और वैसे भी यूज होता है काफ़ी जगहों पे। कई बार सुनते होंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ हुआ, या तो ये एक्चुअली में क्या होता है, दो कंट्री, जैसे कंट्री ए है और कंट्री बी है, इन दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, FTA, ठीक। तब इसमें ट्रेड को लेके एग्रीमेंट होगा। इसमें दो टर्म आप लोग पढ़े गए होंगे, एक टैरिफ बैरियर, एक टैरिफ बैरियर पढ़ाया था ना, एक नॉन टैरिफ बैरियर। इन दोनों में काफ़ी कमी कर दी जाती है। मतलब नॉन टैरिफ बोर्ड होता है इंपोर्ट कोटा, मतलब कहीं से कितना हम आइटम इंपोर्ट करेंगे वो एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, उसमें नॉन टैरिफ बैरियर। और टैरिफ होता है कि जो टैक्स कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है वो चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है, रिड्यूस कर दिया जाता है प्रोडक्ट वाइज। जो भी हमारे एग्रीमेंट में रहता है लगभग बहुत कम कर दिया जाता है। जिन दो देशों के बीच में होगा, तो कोई देश सी हुआ उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो उसके साथ जो ये कंट्री या बी या ए डिसाइड करेंगे उसी रेट पे वो कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही हो गया कि बहुत मिनिमम चार्जेस लगते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर में भी बहुत सी छूट दी जाती है, टैरिफ में भी बहुत ज़्यादा छूट दिया जाता है इसको। इसीलिए ये जो होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ है। इसमें क्या होता है, इसमें कई बार हमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब फ़ायदा नुकसान कैसे है, अगर हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं उस कंट्री के लिए तब तो हमारे लिए फ़ायदा है। अगर हम उस कंट्री से इंपोर्टिंग कंट्री हैं, मतलब ए कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है बी के लिए, तो यहाँ पे ए क्या होगा, फ़ायदे में रहेगा। फॉरेन करेंसी ज़्यादा, इसका सामान ज़्यादा बिक रहा है ना आसानी से और सस्ते दामों पे, यहाँ पे इस मार्केट को पूरी तरह एक्सेस है। अब लेकिन अगर ये इंपोर्टिंग कंट्री है, इसमें क्या हो रहा है, इसका फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है और इसकी डोमेस्टिक इकॉनमी को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ रहा है। डोमेस्टिक कंपनी जो है वो सफ़र कर रही है कुछ, इससे ये समस्याएं आती हैं। जैसे चाइना के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो फिर हमारे साथ समस्याएं बहुत सी आ जाएंगी, वहाँ की कई चीज़ें डंप होने लगेंगी। तो ऐसा हम साउथ कोरिया और जापान के साथ चीज़ें झेल भी रहे हैं कई चीज़ों में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ सेक्टर्स में है, इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब आता है बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज होता है, FTA करके। ठीक, यही हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसमें एक टर्म होता है PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंस देना किसी को जैसे नहीं करते, वही प्रेफरेंशियल PTA कहते हैं इसको शॉर्ट में। जो चीज़ें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हो रही थी लगभग वही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे दो लोगों के बीच में हो तो उसमें एक्चुअली में आइटम वाइज, मतलब किसी चीज़ पे आप ज़्यादा छूट दोगे, किसी चीज़ पे कम दोगे, या किसी पर्टिकुलर को मतलब ये प्रेफरेंस दे रहे हो, मतलब जैसे 3-4 लोग बैठे हैं, किसी एक को हम प्रेफरेंस दे दें ज़्यादा, तो वही क्या कहलाएगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, जैसे कोई एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे, मान लीजिए 4 कंट्रियों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, ठीक, ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया ना 4 कंट्रियों का। ये 4 कंट्रियां कुछ आइटम्स को प्रेफरेंस देंगी। जैसे मान लिया अगर कोई टीवी को, किसी के यहाँ से टीवी बिक रही है किसी और कंट्री में, अगर यहाँ पे एग्रीमेंट में आया कि टीवी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो इस पर क्या होंगे, टैरिफ घटाए जाएंगे। जो टैरिफ बैरियर होते थे, डिफरेंट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, उन पे क्या होगा, छूट दी जाएगी। ये चारों पे लागू होगा। तो ये सेलेक्टिव आइटम, मतलब कौन कौन से आइटम पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है, प्रोडक्ट्स पे, जिस जिस प्रोडक्ट पे वो क्या आएंगे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। मतलब ये ट्रेड ब्लॉक हो गया और इस ट्रेड ब्लॉक के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको जिसको प्रेफरेंस दिया जा रहा होगा, पर्टिकुलर कुछ डिसाइड रहेगा उस एग्रीमेंट में, वो किस में आएगा, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, कौन सा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, एक एप्टा है। इसके एग्जाम्पल में है एक एप्टा, APA, एप्टा का फुल फॉर्म एशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है ये इसका एग्जाम्पल है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अगर कोई है तो कौन सा है, एप्टा, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। और जो FTA में था, FTA में एक एग्जांपल लिख लेना, सैफ्टा, साफ्टा, हाँ, एक साफ्टा, SAFTA, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सैफ्टा। एक है एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन FTA। ये एग्जांपल है FTA के, जो अभी इसके पहले मैंने पढ़ा है, PTA के जस्ट पहले जो पढ़ाया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें एग्जांपल नहीं लिखा है, तो मैंने सोचा एग्जांपल लिखा था उसको। उसमें एक सैफ्टा और एक एशियन FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एशियन सारी कंट्रियां, यस, वही 10 कंट्रियां जो एशियन की हैं वो। ये सैफ्टा में साउथ एशियन है। और जो मैंने एप्टा लिखा है ये किसमें, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, PTA में, ठीक। अब इसमें एक टर्म और आता है कस्टम यूनियन। ये सब WTO से जस्ट पहले पढ़ा इसलिए रहे क्योंकि अभी ये सब टर्म यूज होगा WTO में, ठीक है। ये सब एक्सटर्नल सेक्टर के टर्म है। ये मैच मेकिंग में भी दे देते हैं, बता दे रहे हैं ये सब टर्म, जितने टर्म बता रहे हैं मैच मेकिंग में भी पूछे जाते हैं। डेफिनेशन लिख दी जाएगी एक लाइन में, आपको मैच करने को लिख दिया जाएगा। कस्टम यूनियन एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कई कंट्री हो गई, ठीक, इतनी कंट्री मिलके एक यूनियन बनाई और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। ये एक्चुअली में क्या हुआ, ये एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में हुआ, ठीक। लेकिन ये सारी कंट्रियां, कोई कंट्री आती है यहाँ से F, ठीक, इसके लिए सारी कंट्रियां जो क्या करेंगी, सेम एक्सटर्नल बैरियर क्रिएट करेंगी। ये जितनी भी ABCDE है, पांचों कंट्री जो है मिलके अगर ये कस्टम यूनियन बनाई है, इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो भी
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अपना इनका एग्रीमेंट है कि एकदम तरह ऐसे बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन क्या होगा कि जो एक कंट्री एक्सटर्नल बैरियर इसके लिए रखेगी वही सब लोग रखेंगे। एक्सटर्नल बैरियर में वो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर आता है ना, तो इस कंट्री से जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, जो टैक्सेस ए लगाएगी वही टैक्सेस बी भी लगाएगी, सी भी, डी, सभी लोग लगाएंगे। समझे? तो ये क्या हो गया, एक तरह का एक इकोनॉमिक ब्लॉक टाइप का हो गया। ये आपस में तो ट्रेड कर रहे हैं चाहे जैसे, लेकिन कोई बाहर से आ रहा है कि 10% टैक्स लगा रहा है तो 10% सभी टैक्स लगा रहे हैं। एक ही साथ कैसे? अब ये कंट्री इसके साथ मान लिया व्यापार कर रही है, इसके साथ नहीं कर रही या नहीं कर रही कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये इस कंट्री पे 10% लगा रहा है, ये 10 ही % लगाएगा। ऐसा नहीं कि इसके साथ ज़्यादा बन रही है तो ये कम कर दे। इससे क्या हो रहा है, ये एक तरह से एक ग्रुप बन रहा है कि अगर आपकी किसी कंट्री के साथ नहीं बन रही है तो हम ऐसा मतलब नहीं कि हम उसके साथ जाके कम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे। ये जाके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके यहाँ से कुछ अपना कर ले, इनकी नहीं बन रही है। मान लिया इनकी नहीं बन रही अच्छे से, लेकिन इन्होंने 10% या 100% कुछ लगाया था, अगर 50% लगा दिया इन्होंने टैक्स, लेकिन ये ऐसे लगा ही नहीं सकते क्योंकि इनका एग्रीमेंट यहाँ पे मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद डिसाइड होगा किसी कंट्री पे ये जो एक्सटर्नल बैरियर लगाएंगे वो सारी कंट्रियों के लिए सेम होगा। कस्टम यूनियन में यही डिफरेंस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। कस्टम यूनियन मतलब कस्टम के लिए जो बैरियर होगा वो सबके लिए वो सेम बनाएंगे, कस्टम ड्यूटी के लिए। सिंपल सी बात। एक तो ये इन दोनों सभी के कंट्री के बीच में क्या है, कस्टम यूनियन के मतलब से ही समझ में आ रहा है, कस्टम ड्यूटी रिलेटेड होगा। तो कस्टम यूनियन बनेगा तो कोई एक रेट डिफाइन होगा जो बाहर से आने वाली कोई दूसरी कंट्री होगी जो इस ग्रुप में नहीं शामिल है, इस कस्टम यूनियन में, उसके ऊपर ये लोग क्या करेंगे, टैक्सेस रेट सेम रखेंगे। क्लियर? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग, ये अलग, यही डिफरेंस है इसमें, भाग नहीं है उसमें, कोई किसी का भाग नहीं। जितनी सारी चीज़ें बता रहे हैं सब अलग अलग टर्म डिफाइन है सबके, और फिर आगे हो सकता है और भी इनोवेटिव टर्म आते रहते हैं बाद में। और इसके एग्जांपल में जीसीसी, जीसीसी एक गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, गल्फ जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। ठीक, जीसीसी एक्चुअली में ये कई गल्फ कंट्रियों का एक ब्लॉक है। हाँ, खाड़ी देश, गल्फ मतलब खाड़ी देशों की बात कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट भी कहते हैं उनको वैसे, या वेस्ट एशिया भी कहते हैं, कई टाइप के टर्म नाम यूज किए जाते हैं। ये एक तरह से मार्केट है, इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, बहरीन, जीसीसी में बहरीन है, कुवैत है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कंट्रियां किसमें, जीसीसी में है। इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया हुआ है, इनका अपना जीसीसी पासपोर्ट भी जारी होता है। ये आपस में ट्रेड करती है, लेकिन बाहर दूसरी कंट्री आती है तो वहाँ के लिए एक टैक्स का प्रोविज़न किया हुआ है। ठीक, ये कंट्रियां हैं, इनका अपना जीसीसी पासपोर्ट भी जारी होता है कि एक जीसीसी पासपोर्ट ले लिए तो इनके अगल बगल सारी कंट्रियों में हम ट्रेवल कर सकते हैं।
अब आते हैं टॉपिक पे, किसमें, WTO। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके कुछ पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव, ये कहाँ से कब बना, और बैकग्राउंड के इसमें पहले क्या देखेंगे हम लोग, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, WTO के पहले क्या था, किस बेसिस पे इसका निर्माण हुआ। अटेंडेंस लगा देना सब लोग, ठीक है। तो 1947 में जो है 23 कंट्रियां मिलके एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसको गैट कहते हैं, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अब ये बनाया किस लिए गया, ये 23 कंट्रियां जो मिलके आई, फ्री एंड फेयर, पहली पॉलिसी की फ्री एंड फेयर ट्रेड एक दूसरे के बीच में हो। फ्री एंड फेयर सिस्टम मतलब कि सबको सेम अवसर मिले और ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे। हाँ, गैट के अंदर, और जो भी रूल्स अप्लाई हो इंटरनेशनल के वो सभी कंट्रियों पे समान रूप से अप्लाई किए जाएं। ठीक, इसमें किस पे फोकस किया जाएगा मेनली, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पे। जो मैंने पढ़ाया रहा होगा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर ना, मेनली उसी पे फोकस किया जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शामिल होगा इसमें।
तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर रहेगा। इंडिया इसका क्या था, फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया इसमें फाउंडिंग मेंबर था 1948 में। हैं 47 में एक्चुअली में मीटिंग हुई थी। 23 कंट्रियों ने एग्रीमेंट एक्चुअली में किया था 1947 में, और एग्रीमेंट जो फोर्स में आया वो 1948 में आया। एग्रीमेंट हुआ 1947 में, बट एग्रीमेंट मतलब संचालन में फोर्स लागू हुआ 1948 में। इंडिया साथ में। अब आगे चल के यही गैट जो है 1993-94 में उरुग्वे में मीटिंग होती है गैट की, वहाँ पे WTO का जन्म होता है। उरुग्वे में मीटिंग होती है 1994 में। वहाँ पे एक्चुअली में मार्केस ट्रीटी होती है। WTO जो बन रहा है उरुग्वे कॉन्फ्रेंस, और उसमें है मार्केस ट्रीटी। उरुग्वे की एक्चुअली में मीटिंग जो होती है गैट की, ये गैट की मीटिंग होती है यहाँ पे 1994 में कंक्लूड होती है मीटिंग, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होता है, एक ट्रीटी बनती है सभी देशों के बीच में। इसके बाद ही WTO बन जाता है। ये जाके गैट आगे चल के क्या बन रहा है, WTO नामकरण हो जा रहा है इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। पहले ये गैट था, गैट से एक्चुअली में पहले ये ट्रेड देख रहा था, मतलब जो चीज़ें इसके प्रिंसिपल्स थे, फ्री एंड फेयर ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इन सब चीज़ों पे फोकस किया। फिर उरुग्वे में मीटिंग चल के होती 94 में एक बार वहाँ पे, तो फिर मार्केस ट्रीटी वहाँ पे होती, उसके थ्रू इसका नाम क्या होता है, रिप्लेस कर देता है गैट को, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है 94 में। ठीक। अब गैट और WTO में क्या क्या डिफरेंसेस थे। हाँ, गैट का 1994, वही तो बोला मैंने, वो मीटिंग हुई गैट की, तो गैट की मीटिंग होने के बाद ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी के बाद उसका नाम WTO रिप्लेस कर दिया गैट। गैट अब नहीं है, ये बात दिमाग में रखना, गैट को रिप्लेस कर दिया WTO ने। हाँ, कब 1994 के बाद से।
ठीक है, अब WTO के बारे में लिख लो। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आया, जबकि गैट सिर्फ ट्रीटी थी, मतलब सिर्फ एक तरह का एग्रीमेंट था गैट। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है और गैट जो था वो एक ट्रीटी था बस। ट्रीटी मतलब होता है कोई संधि, संधि लिखना थोड़ा, ट्रीटी ही लिखो तुम, संधि वो हो जाता फिर अंग्रेजों के टाइम में संधि ये संधि वो सब, ठीक है। WTO में डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का प्रावधान है, मतलब झगड़ा सुलझाने का प्रावधान है, कोई डिफरेंसेस हुए तो, जबकि गैट में ये मैकेनिज्म नहीं था, GATT में ये मैकेनिज्म नहीं था, ठीक। गैट सिर्फ लिमिटेड था टैरिफ और नॉन टैरिफ इशूज के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में, टैरिफ और नॉन टैरिफ इशूज के लिए सिर्फ लिमिटेड था, मतलब इसी एरिया के लिए, मतलब इसका एरिया कम था। और WTO का एरिया बहुत वाइड है, बहुत से इशूज कवर करता, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR कवर करता है, कुछ और सर्विसेज कवर करता है। IPR इस टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर तो कवर करता ही करता है, साथ में IPR इशूज भी कवर करता है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, WTO के पास, अगला पॉइंट, WTO पूरी तरह से फंक्शनल सेक्रेटरिएट है, इसके पास सचिवालय, पूरी तरह से फंक्शनल सचिवालय है, और इसके रूल्स को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसीज भी हैं WTO के पास, जबकि गैट में ऐसा कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा सचिवालय था उसके पास और कोई रूल्स इंप्लीमेंटिंग चीजें नहीं थी इसके गैट के पास। ठीक, गैट और WTO का डिफरेंस समझ में आ गया? कोई ऐसा पॉइंट जहां ना समझ में आ रहा हो गैट और WTO में? हाँ, बढ़ गई, जितने ज़्यादा एक्चुअली में UN से रिलेटेड बॉडी है तो ज़्यादा बॉडी, हाँ संख्या एक्चुअली में गैट में भी काफ़ी बढ़ गई थी। अब तो धीरे धीरे मेंबरशिप लोगों की बढ़ती रहती है, तो वो एक्चुअली में UN असेंबली जब पढ़ाया जाएगा, UN के बारे में कहाँ किस टॉपिक में पढ़ाया गया आपको, उसमें पढ़ाया गया होगा सेकंड पेपर में, इंटरनेशनल बॉडीज़ का, मल्टीनेशनल बॉडीज़ का सेकंड पेपर में है, GS2 में। IR में पढ़ाया नहीं है आप लोग, कौन पढ़ाएगा पता है कुछ है? अच्छा, मेंस के बाद अच्छा, ट्रेड बैरियर शुड बी, ठीक है। अब आ जाओ उसमें, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ WTO मतलब कौन से प्रिंसिपल से WTO गाइड होता है, मतलब उसको डायरेक्शन कौन से WTO को कौन से गाइड वो दिखाते हैं, रास्ता। पहला पॉइंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा है ना, उसी से टर्म आता है डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब भेदभाव, नॉन भेदभाव हो गए बिना भेदभाव के,
गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO, उसका मतलब ये हुआ कि किस सिद्धांतों पे, मतलब कौन से सिद्धांत WTO को गाइड करेंगे। WTO को गाइड करने वाले सिद्धांत या रास्ता दिखाने वाले सिद्धांत, ठीक। उसमें हो गया पहला नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बिना भेदभाव के और रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर, कानून आधारित। अरे ये पहला ही है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम बाहर से सामान इंपोर्ट करें और जो हमारे देश में पैदा हो सामान, दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब पे समान रूल अप्लाई होने चाहिए और सबको समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, ऐसा नहीं कि हमारा रेट बढ़वा दीजिए, घटवा दीजिए, या ऐसा देश में मिलेनियम वो फैला दीजिए कि भाई इस कंट्री का सामान मत यूज करो। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। एज ए गवर्नमेंट आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक। अगला है ट्रेड बैरियर एक्चुअली में खत्म होने चाहिए और इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्री फ्लो होना चाहिए। ट्रेड बैरियर खत्म होना चाहिए। अगला है डेवलपिंग कंट्रियों को थोड़ा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, प्रेफरेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रियों को। अविकसित देश, विकसित नहीं, डेवलपिंग मतलब विकसित हो रही, विकासशील, विकासशील देशों को प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस की प्राथमिकता। प्रेफरेंशियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब कुछ कंडीशंस में उनको रियायत दी जानी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्यों ये टर्म समझ में आया? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बढ़ेगी, बाकी जो डेवलप्ड हो चुकी उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, उन पे जो परसेंटेज मान लिया वो 1% देंगी तो हमारे यहाँ का 10% भी नहीं होगा। भाई किसी की इनकम 100 रुपये है, किसी की 1000 रुपये है, उसका 1% ही बराबर हो गया इसके पूरे इनकम के। अब सब पे 1% लागू कर दो कि टैक्स देना है, गरीब और गरीब हो जाएगा। ठीक, ये हो गए आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स कुछ। अब प्रिंसिपल्स आ जाओ, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? सिद्धांत, ये तो गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए। अब आ जाओ सिद्धांतों पे। सिद्धांतों पे एक पॉइंट है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। फेवर्ड, फेवरेबल, फेवर्ड होता है ना, फेवर्ड नेशन। अटेंडेंस सीट किधर है? फिलअप हो गई सबकी? किसी की बाकी है? तुम लोगों ने फिलअप कर दिया? मोस्ट फेवर्ड नेशन की बहुपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय राष्ट्र नहीं होगा, मतलब फेवर्ड मतलब जिसको हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन की हिंदी MFN दिया होगा WTO। देख कोई लाया है, कोई क्या नाम उनकी किताब क्या दिया है?
इस प्रिंसिपल का पर्पज है भेदभाव वाली पॉलिसी को हटाना है, तरकीहीन देश, तरजीह, मेरा मोस्ट फेवरेट याद कर लो, ऐसा कुछ वो ज़्यादा आसान है। MFN वो हमें पता है, कुछ हिंदी ऐसी टफ है ना वो, मतलब कि वो आपको याद होने से अच्छा तरजीह जिसे दिया जाता है, तरजीह, जहाँ आपको तरजीह ज़्यादा दे। तो ऐसे भी मोस्ट फेवरेट नेशन मतलब वही जो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम ज़्यादा फेवरेबल आपको दे रहे हैं, फेवर्ड कर रहे हैं इसी। यस, इसका पर्पज़ ये है कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को हटाना, मेंबर्स कंट्रियों के बीच में जो WTO के मेंबर्स हैं उन कंट्रियों के बीच से डिस्क्रिमिनेटरी जो भेदभावपूर्ण पॉलिसीज़ हैं उनको हटाना। अगर कोई मेंबर कंट्री किसी और कंट्री को एक्चुअली में कोई सुविधा दे रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट, तो वो सभी कंट्रियों को देगी, सभी मेंबर कंट्रियों को देगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम अगर इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और सब लोग एग्रीमेंट है इस क्लास और टीचर के बाउंड में, अगर हम कुलदीप को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो स्पेशल ट्रीटमेंट सभी बच्चों को हमें देना पड़ेगा। इसी तरह एक मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर से अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है तो वो सबको देना पड़ेगा। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का WTO में जितने मेंबर हैं सबको दर्जा देना पड़ता है। बीच बीच में सुनते होंगे कि इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन से पाकिस्तान को निकाल दिया, कभी न्यूज़ पढ़ते हो ना? ये न्यूज़ देखते ही नहीं तुम लोग यार? अच्छा, नहीं समझ में आया तो सुनना है, होता होगा कुछ मोस्ट फेवर्ड नेशन, सुना नहीं देखते? यूक्रेन की, अच्छा यूक्रेन की लड़ाई क्यों हो रही है रसिया और यूक्रेन के बीच? खबरें सुन तो रहे हो? थोड़ा हिस्सा इसके साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए। रसिया अमेरिका के बीच में दुश्मनी है क्या? नाटो क्या है? नाटो क्या है? वो किस लिए बनाया गया था? अगला प्रिंसिपल इनका एक मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल हो गया। अगला प्रिंसिपल इसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, प्रजातांत्रिक मूल्य। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में आएगा WTO फॉलो करता वन नेशन वन वोट वन वैल्यू, वन नेशन वन वोट वन वैल्यू, मतलब एक राष्ट्र का एक वोट होगा और एक ही, मतलब जो भी वैल्यू होगा सबका सेम होगा उस वोट का। वन नेशन वन वोट वन वैल्यू, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में ये फॉलो होगा। अगला है नेशनल ट्रीटमेंट, अगला पॉइंट है इसी प्रिंसिपल में, नेशनल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होती है? वन नेशन वन वोट वन वैल्यू, वैल्यू क्या हुआ? अगला है नेशनल ट्रीटमेंट।
नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे किसी भी पॉलिसी लेवल पे। प्रिंसिपल्स के बाद, अब ये सारे हो गए प्रिंसिपल्स आपके, ठीक है। अब अगला आएगा गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यूटीओ का। अगली हेडिंग आएगी गवर्निंग स्ट्रक्चर। ये सब तो प्रिंसिपल हो गए, पहले आपके गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए, फिर प्रिंसिपल के अंदर पॉइंट आप लोगों ने लिखा 3-4 वो। अब आ गया गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है। इसमें है पहला पॉइंट, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है। मिनिस्ट्रियल, मंत्रियल मतलब वो होता है मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस, हाँ वही तरह मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यूटीओ की, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हायरार्की फॉर्म में। ये साल में 2 बार मिलती है, 2 बार इनकी मीटिंग होती है। डब्ल्यूटीओ में इंडिया की को रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करती है। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है वो डब्ल्यूटीओ में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। पूछा जाता है कई बार कि इंडिया को वहां पे कौन रिप्रेजेंट किया या नहीं, तो डब्ल्यूटीओ में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है इस समय, इंडिया का मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है? हाँ वाणिज्य मंत्री। बता दो तुम वाणिज्य से ग्रेजुएट हो, बताओ बताओ, आज तुम्हारी साख दांव पे है। वाणिज्य मंत्री बताओ कौन है? गूगल नहीं कर रहा है किसी। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन है? हमको क्या पता, हम तो पूछ रहे हैं। क्या लिख रहा है? बता दे से पीयूष गोयल ही है, बीच में चेंज हुए थे। पहले एक्चुअली में नीता रेल मंत्री अभी भी है या रेल मंत्री पीयूष गोयल ही है और कौन है? पीयूष गोयल ही है। अरे हाँ सुनील प्रसाद चेंज हो गए, हाँ ठीक है करेक्ट, हाँ चेंज हो गए। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ही देख रहे हैं। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रिप्रेजेंट इंडिया डब्ल्यूटीओ में। जो रिप्रेजेंटिंग मिनिस्टर होंगे वो कौन होंगे? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो रहेगा उस समय, ठीक। अब अगली बॉडी होती है इसमें गवर्निंग में जनरल काउंसिल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये लेवल 2 लेवल पे होती है। पहली जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो लेवल 1 है, ये लेवल 2 पे रहेगी। जनरल काउंसिल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के डे टू डे जो डिसीजंस होते हैं उस पर ये काम करती है, डे टू डे वर्क करती है, और जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिसीजन हुए रहते हैं उसको ये इम्प्लीमेंट करती है।
अगला आता है लेवल 3 पे काउंसिल ऑफ ट्रेड। लेवल 3 पे इसमें देखो 3 काउंसिल है। काउंसिल ऑफ ट्रेड में 3 काउंसिल है। एक काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, एक देखो इसमें 3 काउंसिल कौन सी, एक गुड्स के लिए है, एक सर्विसेज के लिए है और एक है ट्रिप्स के लिए, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझे? इसमें 3 काउंसिल हैं, एक है गुड्स के लिए, सामान के लिए, और दूसरा सर्विसेज सेवाओं के लिए, तीसरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है ट्रिप्स के लिए है। गुड्स, ट्रिप्स एंड सर्विसेज के लिए। अब अगला पॉइंट जो है सबसे बड़ा, मतलब काउंसिल ऑफ ट्रेड के बाद डायरेक्टर जनरल, डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल कौन है इस समय? ये हेड ऑफ डब्ल्यूटीओ होते हैं। डायरेक्टर जनरल के बारे में लिख लो। डायरेक्टर जनरल हेड ऑफ डब्ल्यूटीओ होते हैं। इलेक्टेड बाय मिनिस्ट्रियल काउंसिल फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। मिनिस्ट्रियल काउंसिल, जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल पहली होती है उन्हीं के द्वारा ये चुने जाते हैं 4 साल के लिए। डायरेक्टर जनरल इस समय डब्ल्यूटीओ के कौन है? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में, जिससे हाँ बीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लिखा बोल रहा हूँ। और ये जितने टर्म लिखाया हूँ मैंने, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इसीलिए मुझे लिखाना पड़ा पूरा। अगर डब्ल्यूटीओ के बारे में लिखने को आ गया तो आप लोगों के पास पॉइंट तो होने चाहिए ना, इसीलिए मैंने तोड़ के लिखवा दिया कि अभी देखेंगे किताब में तो पूरा पैराग्राफ लिखा होगा तो फिर बोर करेगा। सर्च करो अफ्रीका में कहाँ? नैरोबी, क्या नैरोबी? अरे यार अफ्रीका में बहुत सी कंट्री है भाई। अफ्रीका में बोल दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस कंट्री के, ये पूछा जाता है यार। तुम 21 का या 21 का भी प्रीलिम्स का पेपर उठाओ यूपी का, देखो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। वो तो कंट्री का नाम भी पूछा है, कौन सी कंट्री से है, क्या रही थी वहां पे, फॉरेन मिनिस्टर थी, क्या थी, ये सब पूछा जाता है। नाइजीरिया की ना, ठीक, गुड। अब अगला लिखो, अब पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये सब चीजें कहीं नोट में लिख लो कि ये चीजें हमेशा आपको करंट में अपडेट करनी पड़ेंगी, ठीक। उसका हेड डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल कौन है, उसके बाद उसके कहाँ से हैं वो, करंट में जो बना रहेगा। अच्छा, फिनलैंड के प्रधानमंत्री का नाम पता है किसी की? फिनलैंड के प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री? कोई यंग एज में बहुत लेडी बनी थी, 34 साल की। अच्छा, फोटो याद होगी लेकिन नाम नहीं यार।
सबसे कम एज में प्रधानमंत्री बनी थी हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO लिखो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, मेंबर कंट्रीज में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करना, जो लाइफ स्टाइल है लोगों की उसमें सुधार करना, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में लिखवा रहे हैं। और अगला पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रयास करना पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट का, और डिमांड, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ावा देना, प्रभावी डिमांड, प्रभावी मांग को बढ़ावा देना। प्रोडक्शन बढ़ा, अगला पॉइंट प्रोडक्शन बढ़ाना और ट्रेड ऑफ गुड्स बढ़ाना, मतलब वस्तुओं का विनिमय, ट्रेड, व्यापार, वस्तुओं का व्यापार और उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, उत्पादन। इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ट्रेड ऑफ सर्विसेज को बढ़ावा देना, सर्विसेज के व्यापार को, सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ दुनिया के रिसोर्सेज, मतलब वर्ल्ड के रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। दुनिया के जो रिसोर्स हैं आपके, उसका सतत उपयोग। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, पर्यावरण की रक्षा करना। सब पे सस्टेनेबल चीज़ें लागू हो गई हैं, इसलिए सब पे एक्चुअली में लागू रहेगा, इन्वायरमेंट का हर जगह पॉइंट है। अगला एक्सेप्ट, एक्चुअली में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना। जब एक्सेप्ट करेगा तभी तो लागू कराएगा। ठीक, ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं WTO के एग्रीमेंट्स पे, कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट जो हैं डिफरेंट सेक्टर्स के। एग्रीमेंट मतलब एक समझौता, WTO के समझौता जो है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिंदी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, WTO ही कहलाता है। लेकिन WTO ही लिखा रहता है, हर जगह बता देना। कभी हिंदी में विश्व व्यापार संगठन की जगह ज़्यादातर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही लिखा है? आता है? हाँ, तो दोनों देख लो, लेकिन ज़्यादातर WTO ही रहता है, इंग्लिश वाला बगल में दिया रहेगा, इसलिए उससे काम चल जाएगा। इसमें एक है एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि व्यवस्था में समझौता। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
मतलब है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके अंदर ये 3 बॉक्स हैं, एक ग्रीन हो गया, एक ऑरेंज हो गया, एक ब्लू हो गया। बता दे रहे हैं, कहीं पे ये ऑरेंज लिखा होगा, कहीं कहीं किसी किसी किताब में अंबर भी लिखा होगा, तो आप अंबर भी लिख सकते हैं इसको, AMBER है। अंबर कलर है, कलर कोडिंग है उनकी। जैसे किसी किसी नोट्स में कहीं कहीं पढ़ेगा होंगे आप, लिखा रहेगा ऑरेंज, कहीं कहीं अंबर भी लिखा सीधा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये जो एक्चुअली में इसमें देखेगा, ये कोई भी चीज़ में ग्रीन अंबर ब्लू में एक्चुअली में इसमें जो 3 पिलर के ऊपर से सपोर्ट करता है, एक तो होता है सब्सिडीज, एक तो होता है एक्सपोर्ट सब्सिडी होती है, डोमेस्टिक सपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट सब्सिडीज होती है, मार्केट एक्सेस। 3 तरह के कोई भी गवर्नमेंट ट्रेड में जो इंटरफियर कर सकती है। जो WTO क्या कह रहा है, WTO कह रहा है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्री A, B, C, D जो है, अगर सब किसी एग्रीमेंट में आ रहे हैं तो ट्रेड का फ्लो जो है फ्री एंड फेयर होना चाहिए, एक ही रूल सब पे अप्लाई होने चाहिए, और कोई भी इस ट्रेड को कंपटीशन भी हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रेड की मार्केट को पता चले वहाँ की गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दे, डोमेस्टिक कंपनियों को डायरेक्ट डोमेस्टिक सपोर्ट दे दे कुछ सब्सिडीज के थ्रू, या मार्केट एक्सेस के रिलेटेड जो बैरियर हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर जो मार्केट एक्सेस को इजी बनाते हैं, उस पर कुछ कानून ला दे या कुछ पॉलिसी बना दे, तो उसकी वजह से क्या होगी, समस्याएं हो जाएंगी ना। इन सबको क्या करना है कि उतने लेवल तक करना है जिससे ये ट्रेड के कंपटीशन को या ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। इसीलिए ये डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट में आगे ये 3 तरह के बॉक्सों के अंदर चीजें डाली गई हैं। एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट, ये 3 एक्चुअली में पिलर, एक डोमेस्टिक सपोर्ट हो गया जो गवर्नमेंट जहां से, और एक हो गया एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक्सपोर्ट सपोर्ट, और एक हो गया मार्केट एक्सेस सपोर्ट। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो हुआ उसमें जो है इन तीनों के पिलर पे कंट्रोल करने के लिए ये बॉक्सेस बनाए गए। अब ग्रीन बॉक्स में वो चीज़ें आएंगी जिसपे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन उससे क्या होगा, ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रीन में वो वस्तुएं आएंगी, वो सामान आएंगे एग्रीकल्चर के जिसपे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है कुछ, तो उससे क्या होगा कि ट्रेड पे, एग्रीकल्चर आइटम्स के ट्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो वो क्या है, वो आइटम्स ग्रीन बॉक्स के अंडर में रखे गए हैं। लाइक किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है 2000 रुपये, इस स्कीम को ग्रीन बॉक्स के अंदर में डाला गया है। इससे जो है किसी कंट्री के एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और किसान सम्मान निधि का मेन काम है कि पैसे आ जाएं किसानों के पास, उसे वो अपने फर्टिलाइज़र या और जो खेती पे यूटिलाइज कर सकें पैसे को। और इन ग्रीन बॉक्स के अंदर जो वस्तुएं आती, इस पे जो सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, इन पे कोई लिमिट भी नहीं है। ये पे लिमिट नहीं है क्योंकि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही, मतलब ट्रेड को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं अदर कंट्रियों से। इसलिए इसमें एग्जाम्पल में एक स्कीम और आती, तेलंगाना की
रायथू बंधु स्कीम, रायथू बंधु स्कीम तेलंगाना की एक स्कीम है, रायथू बंधु स्कीम, ये भी आती है। अंबर बॉक्स के अंडर में वो वस्तुएं रखी जाती हैं जिसमें एक लिमिट से ज्यादा अगर सब्सिडी गवर्नमेंट देगी तो वो क्या होंगी, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेंगी, मतलब कंपटीशन को अनहेल्दी बनाएंगी। मतलब डिमांड और सप्लाई को, मतलब किसी को सपोर्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, किसी के और बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो उसके कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे ना, उनके प्राइस रेट में जो कंपटीशन मार्केट से होना चाहिए वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिमांड सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस डिफाइन होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें जो है ये रखा गया कि 10% तक डेवलपिंग कंट्रियां 10% तक सब्सिडी दे सकती हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट कर सकती हैं, और 5% तक डेवलप्ड कंट्रियां। अंबर बॉक्स के अंदर जो सामान आएंगे उस पर वो जो प्रोड्यूस होगा या एग्रीकल्चर के जो सामान प्रोड्यूस होंगे उस पर 5% तक डेवलप्ड कंट्रियां सपोर्ट कर सकती हैं डोमेस्टिकली, और 10% तक डेवलपिंग कंट्रियां विकासशील। किस पे क्या किया था? फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत उस पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा विवाद है, WTO एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अभी वो डिस्प्यूट रिवर्सल में चल रहा है। आगे बताएं। MSP भी नहीं आता ना, इसीलिए तो MSP भी एक्चुअली में ये कहा जा रहा है कि ये भी ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। अगला है ब्लू बॉक्स। इसके अंदर वो सामान डालेंगे जिसमें डायरेक्ट पेमेंट होता है, लेकिन ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। डायरेक्ट पेमेंट करती है सरकारें, डायरेक्ट पेमेंट होता है अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम, बट ब्लू बॉक्स के अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं इससे एक्चुअली में ये कहा गया कि जितने भी सामान है इसमें अगर कुछ भी डायरेक्ट सपोर्ट गवर्नमेंट करती है तो ये डायरेक्टली ट्रेड को हैम्पर करेंगी, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेंगी। जो व्यापारिक समझौते हैं उसमें एक्चुअली में ये फ्री एंड फेयर रूल लागू नहीं हो पाएगा। उसके बाद डिफरेंट कॉन्फ्रेंशियल मीटिंग जो होती रहती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं उसमें जो पॉलिसियाँ अपडेट होती रहती हैं डिफरेंट जैसे दोहा में क्या हुआ, बाली में क्या हुआ, ये 2-3 मेजर पॉइंट्स होंगे वो आपको देखने पड़ेंगे एक बार किताब पढ़ेंगे। उसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, और अभी रिसेंट में जो अपडेट होगा उसको देख लेना आप। दोहा और बाली का इसलिए देखना जरूरी है, उसमें मेजर पॉइंट ही देखना, सारे पॉइंट मत देखना। G20 हो गया,
आप लोग बाली वाली मीटिंग और वहाँ वाली वो जगह जगह हर साल चेंज होती रहती, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इन दोनों त्योहारों वाली का यहाँ पे कुछ स्पेशल एग्रीमेंट हुए, इसके कुछ पॉइंट आप देखिएगा, मेजर्स पॉइंट सारे में कुछ मेजर पॉइंट समरी नहीं मिल जाएगी, वो देखिएगा बुक में। और अभी जो करेंगे कोई ऐसा परिवर्तन होगा उसको देखिए, बाकी और कुछ लिखना नहीं होगा। WTO के प्रॉस कॉन्स आते हैं तो वो आपको थोड़े देखने पड़ेंगे। WTO के बारे में अगर प्रॉज कौन सा आता है, कौन बता सकता है? प्रॉज क्या होंगे, फायदा क्या है, नुकसान क्या है? देखो फायदा नुकसान इसके काफ़ी हैं। फायदे अगर देखोगे तो भाई एक सिस्टम ऐसा बनाया गया, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेड का जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होंगे उसको कम किया, मिनिमाइज किया। डिफरेंट जो ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग कंट्रियों के, उसको रिजॉल्व करेगा। तो उससे क्या होगा, ट्रेड का फ्लो ज़्यादा अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जितने ऑब्जेक्टिव इसके लिखाए गए वो सब फायदे ही तो है इसके यार। जो ऑब्जेक्टिव आप लिखे हो उसे फायदे में डाल दोगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। और उसके रिवर्स में आप डालोगे कि भाई डेवलपिंग कंट्रियों के साथ कुछ चीज़ें नुकसान हो रही हैं। जैसे कहा जाए अगर कोई सब्सिडी अगर 1% सब्सिडी देती है US, इंडिया अब 1% मतलब उनकी इकॉनमी का 1% हमारी इकॉनमी के 10% क्या 25-30% से भी कम होगा। देखा जाए तो ये है ना। और उनके पास संसाधन ज़्यादा अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें भी ट्रांसफर नहीं करते। इन सब चीज़ों का आपको देखना होगा, थोड़ा सा आप देखोगे प्रॉस कॉन्स तो चीज़ें पता चल जाएंगी। और इसमें क्या बचा है? हाँ, इसमें एक बचा ट्रिप्स। एक एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर हो गया, अब अगला होगा ट्रिप्स एग्रीमेंट। TRI ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स एग्रीमेंट। एक तो हो गया एग्रीकल्चर वाला, अब अगला एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट में एक्चुअली में क्या है कि एग्रीमेंट उस रूल्स रेगुलेशन को लेस डाउन करता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है कॉपीराइट्स, कॉपीराइट, GI टैग के बारे में पढ़ा होगा ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये भी आता है, लिख लो फटाफट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। अगला पेटेंट, पेटेंट। ट्रेडमार्क, अलग अलग। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर में आते हैं। अब इसमें जितने टर्म मैंने लिखा है उसके डेफिनेशन फटाफट लिख लो, बोलो। अब मैं डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूँ इसलिए तो बोला। अब लिख लो ना डेफिनेशन, फिर समझना। पेटेंट की डेफिनेशन लिखो। पेटेंट, पेटेंट का मेन का लिखा रहा हूँ, सबका नहीं। GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन कुछ नहीं होता कि किसी ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया जाए किसी का प्रोडक्शन। पेटेंट एक्चुअली में होता है, पेटेंट किसके लिए ग्रांट किया जाता है? कोई न्यू यूजफुल, कोई इन्वेंशंस है, कोई नया यूजफुल मतलब जिसका उपयोग किया जा सके, इन्वेंशंस है, किसी का अपना दिमाग का उपज मतलब कोई इनोवेशन किया आपने,
उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए आपके नाम कर दिया जाता है कि आपने इस चीज़ का इनोवेशन किया है। आपको एक्सक्लूसिव राइट दी जाती है कि आप उसको कोई और मिसयूज ना कर सके, क्योंकि आपके दिमाग की उपज है। ये हर फील्ड में पेटेंट दिया जाता है, टेक्निकल फील्ड में हो गया, साइंस फील्ड में हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया, हर जगह। जीआई टाइप में आता है। बांसुरी में बहुत सी बांसुरी हो गई ना, अब इंडिविजुअल के ऊपर है ये पेटेंट जो दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। जनरली 20 ईयर के, जैसे पेटेंट के बारे में सुनते होंगे, कोई मेडिसिन बनाई गई तो कोई मेडिसिन का पेटेंट होता है किसी कंपनी का ना, तो मेडिसिन का पेटेंट एक्चुअली में वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकती है, मतलब दूसरा कोई उसको कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकता। बेच रही तब लाइसेंसिंग बेच रही। अब इसमें आता है एक टर्म आता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जो एसेंशियल्स आइटम्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार लाइसेंस दूसरों को भी दिलवा देती है, मतलब कि हमें जरूरत है समय से, जैसे कोरोना के वैक्सीन केस में हुआ था। ठीक, अगला आता है कॉपीराइट। ये भी एक्चुअली में एक तरह से पेटेंट का ही जैसा है कुछ। ये एक्चुअली में क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क, बुक्स, मूवी, म्यूजिक। कॉपीराइट होल्डर को क्या देगा, एक्सक्लूसिव कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए राइट, मतलब कॉमर्शियली उसको यूज वही कर सकता है, रिप्रोडक्शन, अडॉप्शन, वर्क फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसका एक्चुअली में कॉपीराइट में हो गया बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क एंड क्रिएटिव वर्क। अगला हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, एक डिस्टिंक्टिव साइन होता है, मतलब एक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिविटी होती है, मतलब एक हमारा कोई अपना साइन है, डिस्टिंक्ट मतलब बहुत भिन्न। डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट बिजनेस। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन डिजाइन के लिए किसी चीज को, किसी इंडिविजुअल के लिए एक्चुअली में कोई भी डिजाइन, जैसे फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, स्टाइल, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, ये जिसके थ्रू प्रोटेक्ट किए जाएंगे। कि जैसे किसी ने कोई डिज़ाइन बनाई, किसी ने कार की डिज़ाइन बनाई, तो वो उसके लिए क्या होगा, वो डिज़ाइनर के लिए भाई ये इसका स्पेसिफिक है, इस पर और कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसका डिज़ाइनर वही रहे। इसलिए स्पेयर पार्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कपड़े की डिज़ाइन हो गया, ये सब आते हैं इसमें। पेटेंट वाले में ज़्यादातर R&D वाले आइटम आते हैं जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। तो ट्रिप्स के अंदर यही सब चीज़ें क्या होंगी, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट की जाएंगी। ये नहीं कि कोई आए हमारी इंडिया से चुरा के ले जाके अपने यहाँ किसी और कंट्री में प्रोड्यूस करने लगे और बेचने लगे, तो वहाँ पे ये WTO एग्रीमेंट वर्क करेगा। ट्रिप्स का ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और कंपलसरी लाइसेंसिंग में आपको बताया, जैसे कोविड के टाइम हुआ, कोई हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हो आप और आपने पेटेंट करा रखा हो, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है उस समय कि आपसे लाइसेंस और लोगों को भी दिलवा दे, कि जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ सके। जैसे अभी कोविड के टाइम पे वैक्सीन के लिए हुआ, जैसे वैक्सीन ये आता है कंपलसरी लाइसेंसिंग में, कि कोई ऐसी क्राइसिस आ गई जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी हो गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपको पेटेंट मिला है, तो उसको और कंपनियों को दिलवा के उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी।
ये होता है कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब इसमें कुछ आती है रिपोर्ट और इंडिसेस साथ में एक्सटर्नल सेक्टर में ही। वो रिपोर्ट और इंडिसेस आप लोगों को तैयार करना होगा क्योंकि वो यूपीएससी में भी पूछी जाती हैं और यूपी पीसीएस में भी पूछी जाती हैं। ठीक, अब वर्ड बैंक के अंदर में कौन कौन सी रिपोर्टें आती हैं वो कुछ देखना पड़ेगा, आईएमएल में कौन सी देखनी पड़ेगी, ये कुछ हम लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास को। कब है नेक्स्ट क्लास मेरी? कल तो है नहीं और थर्सडे छुट्टी है, फ्राइडे है, कल उनकी क्लास है ना, कल वेडनेसडे है ना, कल वेडनेसडे है देखो।